हम स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मनी क्या होती है। जब मनी नहीं थी तो लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते थे, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशन है, मनी के कितने टाइप्स होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी जो है क्या होती है। कह रहा है मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कह रहा है भाई हर वो चीज जो है वो मनी होती है जो कि जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट। जो भी चीज ये चारों काम कर देगी, जो भी चीज ये चारों के चारों काम कर देगी, हम उस चीज को जो है मनी के नाम से जानेंगे। ये चारों काम क्या होते हैं ये अभी हम जो है आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर। बट सबसे पहले हमको पढ़ना है कि जब मनी नहीं हुआ करती थी तो लोग किस तरीके से आपस में ट्रांजैक्शन करते थे। तो तब जो सिस्टम चलता था तब चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है तब चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इन द प्रीमेटिव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन नीड एंड वांट्स आर वेरी लिमिटेड। तो कह रहा है उस टाइम पे ह्यूमन की जो नीड्स और ह्यूमन की जो वांट्स है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हुआ करती थी। द मार्केट ट्रांजेक्शन वर लिमिटेड to the extent of the mutual exchange of goods between two or more individual। तो मोस्टली जो मार्केट के ट्रांजेक्शन है वो लोगों के बीच में कैसे हो जाते थे, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में गुड्स को एक्सचेंज करके ट्रांजेक्शन कर लेते थे। दिस इज बार्टर। बार्टर मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स का गुड्स से डायरेक्ट एक्सचेंज क्या कहलाता है, गुड्स का गुड्स से डायरेक्ट एक्सचेंज जो है बार्टर सिस्टम कहलाता है। और जो इकोनॉमी एंड इकोनॉमी वेयर इज बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी के अंदर बार्टर सिस्टम चलता है उस इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ये एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसी का मतलब होता है कॉमोडिटी कॉमोडिटी इकोनॉमी। तो जो भी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम को फॉलो करती है उस इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है गुड्स का गुड्स से डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो अगर इसमें क्या होता था, कोई भी दो पर्सन, अगर मान लीजिए जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास है और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास है, तो हम आपस में ट्रांजेक्शन कर लेते थे, उसको जो है बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम चलता था तो लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती थी जिसको लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे दो व्यक्तियों को देखना कि जो उसके पास है वो मुझे चाहिए और जो मेरे पास है वो उसको चाहिए हो, ऐसे दो व्यक्तियों को देखना बहुत ही ज्यादा टफ काम था। इम्पॉसिबल तो नहीं था लेकिन बहुत ही ज्यादा टफ काम था, जिसकी वजह से हमें बार्टर सिस्टम को जो है बंद करना पड़ गया। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आज आप देखते हो हर चीज जो है वो मनी की टर्म में काउंट होती है। 40 रुपए लीटर दूध, 50 रुपए किलो चावल, 80 रुपए मीटर कपड़ा, हर चीज आज मनी की टर्म में है। तो भाई उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे कोई भी कॉमन मेजरमेंट नहीं थी। लैक ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल। इसका मतलब क्या होता है, जब पैसे नहीं हुआ करते थे, जब मनी नहीं हुआ करती थी तो लोग लोग जो है उधार नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, जैसे कि मान लो आज अगर मैं आपको बोलूं मैंने आपको आज अपना फोन जो है, मैंने आपको आप आज अपना फोन 5,000 रुपए में उधार दे दिया, बेच दिया मैंने आपको, तो और आप उस चीज के पैसे 2 महीने बाद देंगे। तो मुझे अब ये पता है कि भाई मुझे आपसे 2 महीने बाद क्या लेना है, पैसे लेने हैं। मुझे ये पता है 2 महीने बाद मिलना क्या है और कितना मिलना है, पैसे मिलने और कितने मिलना है ये भी पता है। लेकिन जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो लोग जो है ना, तो लोग जो है उधार नहीं देते थे, क्योंकि फ्यूचर में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला और आप उस चीज पे एक्सेप्टेंस दोगे या नहीं दोगे इस बात का कुछ भी कंफर्म नहीं था। लैक ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज। कुछ कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, उनकी वैल्यू में अंतर आ जाता है। इसकी वजह से इस सिस्टम को हमको बंद करना पड़ गया। जैसे कि जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं, दूध ब्रेड अंडे वगैरह, अगर आपको इसको ऑन द स्पॉट कंज्यूम करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑन द स्पॉट कंज्यूम नहीं करना, आपको इसको थोड़ा स्टोर करके रखना है हफ्ते 10 दिन तक,
तो भाई ये बेकार हो जाएंगे, ये कोई यूज के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास देने के लिए यही है, तो भाई ऐसे व्यक्ति के पास फिर कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचता है। तो बेसिकली ये चार तरीके की प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ गया, जिसकी वजह से हमको जो है, हमको ये सिस्टम को बंद करना पड़ गया। ठीक है, और उसके बाद मनी आई। मनी क्या है, मनी क्यों आई, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कह रहा है मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा क्या है, पैसा वो है जो पैसे का काम करे। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस इकोनॉमिस्ट ने बोला है, ये वॉल्कर ने डेफिनेशन दी है, 1 नंबर में आ जाती है कि ये डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने दी है। मनी इज व्हाट मनी डज, हर वो चीज मनी है जो ये चारों काम कर दे। मनी क्यों आई है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती थी। तो मनी के काम क्या होंगे, मनी के काम वही होंगे जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको दूर करने के लिए ही तो मनी आई है ना। तो भाई वो काम क्या करेगी, जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको रिजॉल्व करने के लिए आई है, तो उसका काम भी तो वही होगा ना। तो सबसे पहले तो आपको मनी का मीनिंग पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी कितने तरीके की होती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है, इसके ऊपर आएगा ही आएगा। सबसे पहली जो मनी होती है उसको कहते हैं फिएट मनी। फिएट मनी कौन सी होती है, कह रहा है भाई उस मनी को फिएट मनी बोलेंगे जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जिसको सरकार ने बोल दिया कि ये मनी है, आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो वो भाई मनी कहलाएगी। फिएट मनी रेफर टू द मनी बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जिस, गवर्नमेंट ने जिस भी चीज को बोल दिया, अगर गवर्नमेंट बोल दे, अगर मोदी आज रात को बोल दे कि भाई और बहनों कल से आप सबके फोन जो है वो मनी है, तो भाई मनी है, गवर्नमेंट ने बोल दिया। गवर्नमेंट जिस भी चीज को मनी बोल दे, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जितनी भी मनी रनिंग में चलती है, वो सब फिएट मनी का एग्जाम्पल है। इसको लेने से कोई भी बंदा मना नहीं कर सकता। अगली जो मनी होती है उसको कहते हैं फिड्यूशरी मनी। इसका मतलब क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ये मनी है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के ट्रस्ट पे, एक दूसरे के ट्रस्ट पे इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फिड्यूशरी मनी कहते हैं। जैसे कि चेक, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी मनी है जिसको लोग एक दूसरे के ट्रस्ट पे एक्सेप्ट करते हैं, ट्रस्ट पे, इसको कहते हैं फिड्यूशरी मनी। ये ले, जैसे जो रिसीवर है वो उसको लेने से मना भी कर सकता है। अगर मान लो आपको किसी से पैसे लेने हैं और सामने वाला बंदा आपको चेक दे रहा है, तो आप उसको सीधा मना कर सकते हो, क्लियरली मना कर सकते हो कि भाई मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश में पेमेंट चाहिए। चेक लेने के लिए कोई भी बंदा आपको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि ये मनी है। दूसरा जो होता है, ये होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी के अंदर 2 टर्म आपको समझनी है। कौन कौन सी, एक तो आपको समझना है, एक तो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमोडिटी वैल्यू, और दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मनी वैल्यू। ये दोनों वर्ड आपको समझने हैं। मनी वैल्यू का मतलब होता है कि जो उस पे प्रिंट हुआ रहता है, मनी वैल्यू को प्रिंट वैल्यू कहते हैं। और कॉमोडिटी वैल्यू को क्या कहते हैं, कॉमोडिटी वैल्यू को कहते हैं मेटल वैल्यू, उसके अंदर कितने रुपए का मेटल लगा हुआ है। तो फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है, फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू दोनों आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए, अगर 5 रुपए का कॉइन है, तो उस पर प्रिंट कितने हुए हुए हैं, 5 रुपए, उसकी मनी वैल्यू क्या होगी, 5 रुपए। और अगर मैं उसको पिघला दूं, उसमें से अगर मेटल भी अगर 5 रुपए का निकले, मतलब उसकी अगर जो मेटल मैंने अगर उसको पिघाल दिया, अगर उसमें 5 रुपए का ही मेटल निकले, मतलब उसकी जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो भी 5 रुपए, मनी वैल्यू कितनी थी, वो भी 5 रुपए। अगर किसी भी मनी की कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, तो उसको फुल बॉडीड मनी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए तो मैंने कॉइन का एग्जाम्पल बताया, मान लो 2 रुपए का नोट है, उस पे कितने प्रिंट हुए हैं, 2 रुपए। अगर उसको बनाने में भी 2 रुपए लगे, पेपर वगैरह सब कुछ करके, अगर उसको बनाने में भी 2 रुपए लगे, तो वो फुल बॉडीड मनी कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे पहले चलते थे सिक्के, अभी कोई भी सिक्का फुल बॉडीड मनी नहीं है। क्रेडिट मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू जो है ना, कॉमोडिटी, इसमें लिखा हुआ है मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू, जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है कॉमोडिटी वैल्यू से। मतलब क्या हुआ, मनी वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, मनी वैल्यू का मतलब होता है प्रिंट वैल्यू, कि उसमें कितने पैसे छपे हुए हैं, उसको कहते हैं मनी वैल्यू। और कॉमोडिटी वैल्यू क्या, उसमें कितने रुपए का मेटल लगा हुआ है,
जैसे अगर 5 रुपए का सिक्का है तो उस पर कितने पैसे छपे हुए हैं, 5 रुपए। और अगर मैं उसको पिघला दूं, उसमें से अगर मेटल 3 से 4 रुपए का निकले तो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू कितनी होगी, 3 से 4 रुपए। तो वो तो कम निकली, छपे हुए 5 रुपए थे। तो ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है कॉमोडिटी वैल्यू से, वो क्रेडिट मनी कहलाती है। जैसे 2000 रुपए का नोट है, उस पे 2000 रुपए छपे हुए हैं, तो अगर उस पे 2000 रुपए छपे हुए हैं तो उसकी मनी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए। क्या उसको बनाने में भी 2000 रुपए लगे हैं? उसको बनाने में 2000 रुपए नहीं लगे हैं, उसको बनाने में तो 2 से 3 रुपए लगे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू कितनी है, 2 से 3 रुपए, छपे हुए हैं उसमें 2000। तो फुल बॉडीड है, एक बार और बता। फुल बॉडीड मनी वो होती है, फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसकी मनी वैल्यू मतलब प्रिंट वैल्यू और मेटल वैल्यू अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, वो फुल बॉडीड मनी है। जैसे अगर 5 रुपए का सिक्का है, अगर 5 रुपए का सिक्का है तो उस पर 5 रुपए छपे हुए हैं, और अगर हम उसे पिघला दें और अगर उसमें से मेटल भी 5 रुपए का ही निकले तो वो फुल बॉडीड है, क्योंकि इसकी मनी वैल्यू और मेटल वैल्यू दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं ऐसा कॉइन जिसपे छपे हुए 5 रुपए हैं और मैं अगर उसे पिघला दूं, उसमें केवल 3 से 4 रुपए का ही मेटल निकलेगा, तो वो किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, क्रेडिट मनी का। अगर आपकी मनी वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से तो वो क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल होती है, और अगर आपकी फुल मनी वैल्यू और मेटल वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं तो वो फुल बॉडीड मनी का एग्जाम्पल कहलाता है। पहले ऐसे सिक्के चलते थे सारे फुल बॉडीड मनी, अभी कोई भी फुल बॉडीड मनी का एग्जाम्पल नहीं है, अभी सारी की सारी क्रेडिट मनी है, चाहे कॉइन हो चाहे नोट हो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई 2000 रुपए का नोट है, उस पे कितने पैसे छपे हुए हैं, 2000 रुपए। तो क्या उसको बनाने में 2000 रुपए लगे हैं? नहीं, उसको बनाने में 2000 रुपए नहीं लगे हैं, उसको बनाने में तो केवल 2 से 3 रुपए लगे हैं। उसमें कॉमोडिटी कितने लगी हुई है, उसमें कॉमोडिटी लगी हुई है केवल 2 से 3 रुपए की। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलेंगे, ऐसी मनी को जो है हम क्रेडिट मनी बोलेंगे, जिसके अंदर मनी वैल्यू और जिसके अंदर मनी वैल्यू और मेटल वैल्यू अगर दोनों बराबर हैं तो फुल बॉडीड, और अगर मनी वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से तो भाई वो क्रेडिट मनी का एग्जांपल कहलाएगा। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर आप क्या समझेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। मनी क्यों आई है, तो मैंने बोला कि भाई मनी इसलिए आई है क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी। तो इसके काम क्या होंगे, इसके काम वही है जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, तो कोई अलग चीज नहीं है, वही है। इसके फंक्शंस को हम दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर दो फंक्शन आते हैं, फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ये मतलब होता है, जैसे बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें ऐसे दो पर्सन को देखना पड़ता था कि जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो और जो उसको चाहिए वो मेरे पास हो। लेकिन जब से मनी आई है, मनी में ऐसे दो पर्सन को देखना ही नहीं पड़ता कि अगर मेरे पास गेहूं है उसको चावल चाहिए, उसको चावल था तो गेहूं चाहिए, ऐसे दो बंदे देखने पड़ते थे। लेकिन जब से मनी आई है तो ऐसे बंदे को देखना ही नहीं पड़ता जिसको पैसा चाहिए हो, हर किसी को पैसा चाहिए। भले ही एक बंदा गेहूं के बदले में चावल लेने के लिए तैयार है या नहीं है, लेकिन वो गेहूं के बदले में पैसा लेने के लिए हमेशा रेडी रहेगा, क्योंकि पैसे से हम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे बाय कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने मनी का जो फंक्शन है फर्स्ट, इसने डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम थी उसको टोटली दूर कर दिया है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है आज हर चीज जो है मनी की उसमें काउंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया 30 रुपए लीटर दूध, 40 रुपए किलो चावल, हर चीज आज मनी की टर्म में है। और इसी की वजह से इसको बेटा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मनी के कौन से फंक्शन को यूनिट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। जो हमारा अकाउंट्स का सब्जेक्ट है वो मनी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, मनी की वजह से ही अकाउंट सब्जेक्ट पॉसिबल हो पाया। अगर सोचो मनी होती ही नहीं, जब बार्टर सिस्टम चलता था तब अकाउंट्स थी नहीं, अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं। तो मनी की वजह से हमें 1 मिनट में पता लगाते हैं किसको फायदा हुआ है किसको नुकसान हो गया, क्योंकि सारी चीजें की एक कॉमन मेजरमेंट है, मॉनिटरी यूनिट है, इसलिए ये इसका दूसरा काम है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था,
किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल पाता था। उस टाइम पे मैं बोलूं मेरे हाथी की क्या वैल्यू है या मेरे घोड़े की क्या वैल्यू है, किसी को कुछ पता ही नहीं था, आपस में बस एक्सचेंज कर लिया, तो किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए उस टाइम पे अकाउंट्स पॉसिबल नहीं थी, अकाउंट्स मनी की वजह से पॉसिबल हो पाई है। सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी के अंदर दो आते हैं, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड पेमेंट एंड सेकंड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो पहला कहता है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि लोग उस टाइम पे ना उधार नहीं देते थे, क्योंकि फ्यूचर में क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, आप उस चीज पे एक्सेप्टेंस दोगे या नहीं दोगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी। लेकिन आज लोग उधार देने से डरते ही नहीं है। अगर मैं आपको आज अपना फोन 5,000 रुपए में बेच दूं उधार में, और आप कह रहे हो जी मैं तो इसके पैसे 3 महीने बाद दूंगा, तो मुझे कोई टेंशन वाली लेने की जरूरत ही नहीं। मुझे पता है 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलेंगे, ये भी पता है। तो आज लोग उधार देने से डरते ही नहीं है, उसे पता है कि फ्यूचर में क्या मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। तो मनी ने ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी। स्टोर ऑफ वैल्यू, ऊपर हमने पढ़ा कि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन मनी ने ये प्रॉब्लम ही दूर कर दी। मनी को हम जितना चाहे उतना लॉन्ग टर्म तक हम स्टोर कर सकते हैं। मनी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है जब तक मोदी जी कुछ ना कह दें। थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मेरा जो घर है वो दिल्ली में है, अब हुआ क्या, मुझे मुझे जो है मुंबई में जाना है, मुंबई में शिफ्ट होना है, तो अब मैं क्या करूंगा, दिल्ली का घर बेचा, जितने भी पैसे आए उस वहां से मैंने मुंबई में घर ले लिया, क्योंकि मेरे घर की एक आज एक वैल्यू है कि मेरा घर 20 लाख का है, मेरा घर इतने का है, तो मैंने घर बेचा, पैसे आए उससे दूसरा खरीद लिया। लेकिन जब पैसे नहीं हुआ करते थे, जब मनी नहीं हुआ करती थी, तो क्या ये चीज पॉसिबल थी, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। अगर आपका घर दिल्ली में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता था उसे उठा के आप मुंबई में ले जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते थे हम। तो मनी की वजह से मनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का जो फीचर होता है वो होता है। तो मनी के काम वही है जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है। दो जगह इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर 2 है, सेकेंडरी के अंदर 3 है। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है, एग्जाम में कंपलसरी आना ही आना है। टॉपिक का वो नाम है डैशबोर्ड वाला एक बार बता दो। डेफर्ड और डेफर्ड ऑफ पेमेंट। का मतलब ये है कि उस टाइम पे क्या होता था, जब बार्टर सिस्टम चलता था, लोग उधार नहीं देते थे, क्योंकि फ्यूचर में क्या मिलेगा कुछ पता ही नहीं था। भाई मान लो मैंने आपको अपना हाथी दे दिया, अब आप कह रहे हो ठीक है रोहित भाई अब मैं तुम्हें 2 महीने बाद दूंगा कुछ ना कुछ। अब 2 महीने बाद आप क्या दोगे कुछ नहीं पता, आपने नहीं बोला 2 महीने बाद क्या दूंगा, पता चला मैंने तो आपको हाथी दे दिया उधार में, अब आप कह रहे हो मैं तेरे को 2 महीने बाद दूंगा इसके बदले में कुछ, पता चला आप गधा उठा के ले आए 2 महीने बाद, और मुझे तो गधा चाहिए ही नहीं। तो आप फ्यूचर में मुझे क्या देने वाले हो क्या नहीं देने वाले, एक तो इसका कंफर्म नहीं था, और मैं उस चीज पे एक्सेप्टेंस दूंगा या नहीं दूंगा इस चीज का भी कंफर्म नहीं था। तो इसलिए लोग उधार देते ही नहीं थे, भाई सीधा दे सीधा ले। अभी मेरे से हाथी लेके जा रहा है तो भाई बदले में मेरे को घोड़ा दे के जा या कुछ भी दे के जा, साथ के साथ ट्रांजेक्शन कर, उधार का कोई चक्कर नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे लोग भरोसा नहीं करते थे कि क्या देगा ये फ्यूचर के अंदर। लेकिन जब पैसा आया, आज मैंने आपको अपना हाथी बेच दिया, मेरे हाथी की वैल्यू है 5 लाख रुपए, मैंने हाथी बेच दिया आपको। अब चाहे तुम आज से 1 साल बाद दो मुझे, मुझे पता है 1 साल बाद मुझे मिलेंगे पैसे, और कितने मिलेंगे ये भी मेरे को पता है। तो इसलिए लोग आज उधार देने से डरते ही नहीं है, जितना चाहे उतना उधार दे देते हैं। उसके बाद है सप्लाई ऑफ मनी। ये बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी पे क्वेश्चन आना है। सबसे पहले तो सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है कि सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, या स्टॉक एंड फ्लो दोनों है, या इसमें से कोई नहीं। तो भाई सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पहले तो बेटा आपको स्टॉक और फ्लो का मतलब पता होना चाहिए, दोनों क्या होते हैं। स्टॉक और फ्लो की अगर हम बात करें, तो स्टॉक और फ्लो का मतलब ये होता है, जिस भी चीज को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं वो चीज स्टॉक कहलाती है बेटा। व्हाट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिस भी चीज को हम एक एग्जैक्ट डेट पर मेजर करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। और जिस भी चीज को एक एग्जैक्ट डेट पे मेजर ना कर कर मंथ में, क्वार्टर में, ईयर में ऐसे मेजर करते हैं, तो बेटा वो चीज फ्लो कहलाती है।
अगर मैं ये बोलूं जैसे कि लाइक डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, जैसे मैं अगर मैं ये बोलूं कि भाई क्या कहते हैं 8 नवंबर 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन वाले दिन, मान लीजिए जब भी हुआ, मैं एक एग्जैक्ट डेट ले लेता हूँ, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन वाले दिन जनता के पास, पब्लिक के पास 20 करोड़ रुपए निकले। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 करोड़ रुपए, ये 20 करोड़ रुपए जो है सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जिस भी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर डेट, एक एग्जैक्ट डेट पर जिस भी चीज को हम मेजर करते हैं, उस चीज को सप्लाई ऑफ मनी, उस चीज को स्टॉक कहते हैं। तो मैंने बोला भाई 8 नवंबर 2016 को पब्लिक के पास 20 करोड़ रुपए निकले, तो एक एग्जैक्ट डेट की बात चल रही है। एक एग्जैक्ट डेट पे पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी होती है उसको बेटा सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। एक एग्जैक्ट डेट पे पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी होती है उसको सप्लाई ऑफ मनी जो है कहते हैं। तो इसलिए ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं। क्या है ये? इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री के लोगों के पास जितनी भी करेंसी है, नोट, कॉइन, सिक्के, सब कुछ, वो बेटा सप्लाई ऑफ मनी का एग्जाम्पल कहलाता है। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक मनी विच हेल्ड बाय पीपल। कह रहा है सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है वो पैसा जितना पब्लिक के पास है, उस चीज की बात बोला उसने, पब्लिक के पास, हम लोगों के पास, अदर देन द सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्फ। उन लोगों का पैसा नहीं जो मनी की सप्लाई करते हैं। अभी हम आगे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि मनी की सप्लाई कौन करता है, तो उनके पास जो पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी नहीं है। जनता के पास जितना पैसा है, पब्लिक के पास जितना पैसा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सप्लाई ऑफ मनी है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट, दूसरा इसका मीनिंग। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई एक टाइम पे पब्लिक के पास जितना भी पैसा है वो आपका जो है सप्लाई ऑफ मनी का एग्जांपल है। ठीक है, तो आरबीआई ने इसको मेजर करने के चार अलग अलग वो बता रखे हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, ये चार मेजरमेंट है जिसपे हम सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर केवल M1 है, तो हमें केवल M1 पढ़ना है। M2, M3, M4 ये हमारे को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की। M1 के अंदर क्या आता है? M1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C प्लस डी डी प्लस ओडी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, C प्लस डी डी प्लस ओडी, ये M1 की इक्वेशन है। अब ये C, ये डी डी और ये ओडी क्या है ये समझिए। C का मतलब होता है इट रेफर टू करेंसी एंड इंक्लूड कॉइन एंड पेपर हेल्ड बाय द पीपल। C का मतलब है पब्लिक के पास जितना भी पैसा है, नोट और सिक्के सब, उसको कहते हैं C। डीडी का मतलब क्या होता है? डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या होता है, अभी हम आगे बैंक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पब्लिक जो है बैंकों के साथ कई तरीके के अकाउंट खोल सकती है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जो डिमांड करने पे कभी भी निकलवा सकते हैं हम चेक से, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो पब्लिक का वो पैसा जो कमर्शियल बैंकों के पास है एज अ डिमांड डिपॉजिट, वो वाला इसके अंदर इंक्लूड होगा। एंड लास्ट वन इज ओडी। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट का मतलब ये होता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो आरबीआई होता है, आरबीआई के पास हमने ये पढ़ा, आरबीआई के पास जो है सरकार का भी अकाउंट होता है, सारे के सारे कमर्शियल बैंकों का अकाउंट होता है। इसके अलावा आरबीआई के पास दूसरे देशों की सरकार, दूसरे देशों के कमर्शियल बैंक और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये वाले सारे के सारे, इनका भी पैसा आरबीआई के पास होता है। तो बेटा अदर डिपॉजिट का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट का मतलब है कि आरबीआई के पास जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है, किस चीज की? जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये दूसरे देशों के, दूसरे देशों की गवर्नमेंट, दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक, उनकी डिमांड डिपॉजिट, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनकी डिमांड डिपॉजिट। मतलब आरबीआई, यहाँ पे देखो सब में डिमांड डिपॉजिट लिखा हुआ है। आरबीआई के पास किन किन लोगों का पैसा होता है ये समझिए बेटा। आरबीआई के पास जो है बेसिकली 5 लोगों का पैसा है। एक तो अपनी गवर्नमेंट, एक अपने कमर्शियल बैंक,
ये तो हो गया अपने, ये तो अपने अपने, इसका नहीं बोला उसने, ये नहीं, इसको छोड़ के दूसरी देशों की गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन के सेंट्रल बैंक और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन तीनों का पैसा भी इसके पास होता है, आरबीआई के पास। ये क्या है, ये दूसरे देशों के। तो ओडी का मतलब क्या है, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब दूसरे देशों की सरकार, दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक और जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईयूआईडी, ये सारे के सारे, इनका पैसा जो आरबीआई के पास एज अ डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है, वो अदर डिपॉजिट के अंदर आएगा। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो पैसा जो डिमांड करने पे कभी भी निकलवा सकते हैं चेक से, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर केवल M1 है। M1 का मतलब होता है C प्लस डी डी प्लस ओडी। C मतलब पब्लिक के पास कितना पैसा है हाथ में, कैश इन हैंड। डीडी का मतलब पब्लिक का वो पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास है एज अ डिमांड डिपॉजिट, वो डीडी है। और ओडी का मतलब आरबीआई के पास दूसरे देशों की सरकार, दूसरे देशों के कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जितना भी पैसा है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, ओडी के अंदर आता है। उसने बेटा ध्यान रखना है, अदर डिपॉजिट के अंदर अपने देश की सरकार और अपने देश के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका पैसा ओडी में नहीं आता, ये ध्यान रखना है। बाकी हमारा ये M2, M3, M4 ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना। बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कह रहा है सरकार की जो गवर्नमेंट आरबीआई के पास जमा है वो, और जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो अकाउंट आरबीआई के पास होता है वो, अदर डिपॉजिट के अंदर इन दोनों का पैसा इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये तो देश के अंदर पैसे की सप्लाई करते हैं। उसने बोला सप्लाई ऑफ मनी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कंट्री के लोगों के पास जितना पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी है, ना कि जो देश के अंदर मनी की सप्लाई करते हैं उनका पैसा, वो नहीं है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, ये हमारे को नहीं पढ़ना। अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु सप्लाई मनी। अब बोले सप्लाई कौन करता है, इंडिया के अंदर मनी की जो सप्लाई है वो कौन करता है? तो कहता है इन द मॉडर्न टाइम द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आर, तीन बंदे करते हैं बेटा, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। ये आपको ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, कंपलसरी एग्जाम में आएगा ही आएगा कि मनी की सप्लाई कौन करता है। सरकार करती है, सेंट्रल बैंक करते हैं और कमर्शियल बैंक करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। सरकार क्या करती है बेटा, सरकार जो है जितने भी कॉइन होते हैं, ऑल कॉइन, ठीक है, ऑल कॉइन एंड 1 रुपीज नोट, सारे के सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इशू 1 रुपीज नोट एंड ऑल कॉइन, गवर्नमेंट तो करती है ये। और दूसरा क्या बोला, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी इज मेनली सप्लाई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो मनी इशू ही करता है, वो तो उसको तो मोनोपोली है, उसको तो अथॉरिटी है मनी इशू करने की। और जैसे कि सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का है वो करता है। और कमर्शियल बैंक कैसे करते हैं, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ लेंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये बनता है, ये 1 रुपीज नोट पे भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। बाकी एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि जब आरबीआई मनी को इशू करता है तो इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, तो कह रहा है आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ऐसे अंधाधुन आरबीआई मनी सप्लाई नहीं कर देगा, मनी इशू नहीं कर देगा, उसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या कहता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक को इसके अंदर 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास मेंटेन करके चलना होगा। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए।
185 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 115 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटी होना चाहिए। क्या बोला मैंने? आरबीआई जब नोट इशू करता है तो उसको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है जिसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली इस रिजर्व के अंदर 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड और 185 करोड़ रुपए का गोल्ड और 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की जो है वो सिक्योरिटीज होनी चाहिए बेटा। 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 185 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आती हैं? शेयर, डिवेंचर, ये सारी सिक्योरिटीज आती हैं, लेकिन दूसरे देशों की होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए, अपने देश की नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली 200 करोड़ रुपए इस रिजर्व में होने चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज होनी चाहिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है आपका एग्जाम के अंदर। उसके बाद कहता है फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो बेटा मनी की सप्लाई को, जो मनी की सप्लाई कर रहा है वही तो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब होता है, मैंने मनी सप्लाई पढ़ लिया, अब फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब है कि वो सारे के सारे हमें फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो बेटा जो मनी की सप्लाई कर रहे हैं वही तो मनी की सप्लाई को बढ़ा घटा सकते हैं, तो उसको फैक्टर कौन अफेक्ट करेगा? फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब ये होता है कि वो सारे नाम बताइए, वो सारे फैक्टर बताइए जिसकी वजह से वो चीज या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, उसको कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो भाई सेंट्रल बैंक मनी इशू करता है तो वो अफेक्ट कर सकता है, कमर्शियल बैंक इशू कर सकता है, वो कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं मनी की। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग। कमर्शियल बैंक जो है वो क्या होता है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनीज वन विच transact the business of the banking, which mean the accepting of deposit of money from the public and repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft, order or otherwise। इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट, ये भी 1 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखने का। बैंकिंग कंपनी एक्ट के कौन सा लगता है ये ध्यान रखना। तो कह रहा है इसके अकॉर्डिंगली हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती है और उनकी डिमांड पे उनका पैसा रिपेबल कर देती है, चेक से, ड्राफ्ट से या किसी भी चीज से, वो जो है वो जो है बैंकिंग वो कहलाएगी, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका अब जिसके जो 2 मेन काम होते हैं, लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाना, लोगों का पैसा जमा करना अपने पास और एज अ लोन में उस पैसे को दे देना और उस पर इंटरेस्ट अर्न करना, वो कमर्शियल बैंक का मेन काम होता है। यहाँ लिखा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहला जो इसका काम है वो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। सबसे पहला जो भी हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट खुलवाते हैं और अकाउंट खुलवाने के बाद अब बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये इसका सबसे पहला काम है। पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंस एज ए चेकेबल डिपॉजिट और नॉन चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट आर दोज अगेंस्ट विच चेक कैन बी इशू anytime. Non-checkable deposit are those against which check cannot be issue। कह रहा भाई चेकेबल वो होती है जिसके अगेंस्ट में चेक इशू करना पड़ता है, नॉन चेकेबल वो होती है जिसके अगेंस्ट में चेक इशू नहीं करना पड़ता। आपको केवल ये ध्यान रखना है, पहला काम है कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। और हम कितने तरीके के अकाउंट खुलवा सकते हैं? हम जो है बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपको केवल 4 तरीके के अकाउंट पता होने चाहिए। पहला होता है बेटा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन ट्रेडर्स के लिए जिनको रोज ट्रांजेक्शन करने की जरूरत होती है, इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट वो होते हैं जिसमें पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पैसा नहीं निकल सकता है, यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसको एफडी के नाम से जानते हैं। करंट अकाउंट में जितनी भी डिपॉजिट होती है उसे बेसिकली डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट के अंदर जितना भी पैसा होता है उसको बेसिकली टाइम डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग अकाउंट हम जैसे लोगों के लिए होता है
जिनको रोज ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, कभी हफ्ता 10 दिन महीने में कर लिया तो ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट एफडी का ही एक तरीके का टाइप होता है। एफडी के अंदर जिस बंदे के पास लमसम में पैसा है, इकट्ठा पैसा है, वो एफडी करा लेता है। लेकिन जिसके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, किस्तों में देना चाहता है, तो वो आरडी अकाउंट खुलवा लेता है। इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और भी तरीके के होते हैं, लेकिन आपको बेसिकली ये 4 तरीके के ध्यान रखने हैं। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, एफडी में सबसे ज्यादा मिलता है, सेविंग में कम, और इसमें रिकरिंग वाले में एफडी के बराबर ही मिलता है। सबसे ज्यादा एफडी और आरडी में मिलता है इंटरेस्ट, करंट में कोई नहीं मिलता, और सेविंग में सबसे कम। सबसे पहला काम है कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। दूसरा काम है इसका एडवांस लोन देना, ठीक है। अनदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, लोन देना लोगों को। हमसे जो पैसा इसने एक्सेप्ट किया, वो पैसा एज अ लोन में ये क्या कर देता है, दे देता है, और उस पे कुछ भी सिक्योरिटी रख के वो पैसा लोन में दे देता है, और उस पर इंटरेस्ट कमाता है। और जो सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जाएगी जितना भी लोन दे रहा है। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक आपसे कम से कम 1.5 लाख तक की सिक्योरिटी को रखवाएगा। यहाँ पे बेटा एक नोट लिखा हुआ है, कंपलसरी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा ही आएगा। कह रहा है a financial institution is not a banking institution if it does not perform the 2 primary function। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर डिफरेंस क्या है मेनली, ये समझिए जरा। कौन कह रहा है, हर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तब कहलाएगा अगर वो ये दोनों काम कर रहा है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और मेकिंग एडवांस एज अ लोन। अगर वो ये दोनों काम कर रहा है तो ही वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक एलआईसी और एक लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस। LIC is a financial institution but not a bank। क्यों? It offer loan but does not accept a checkable deposit from the public। ये लोन तो देता है लेकिन पब्लिक से क्या करता है, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग नहीं। एक है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आर नॉट बैंक, ये एक्सेप्ट करते हैं तो ये लोन नहीं देते। तो भाई हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बट ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग, बस आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तब कहा जाएगा जब वो जनता से पैसा एक्सेप्ट भी कर रहा है और लोन भी दे रहा है। अगर ये दोनों काम कर रहा है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, वो बैंकिंग भी है। अगर इन दोनों में से केवल एक ही काम कर रहा है तो वो केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बैंकिंग नहीं है। इनने यहाँ एग्जांपल दे दिया, LIC लोन देता है तो जनता से पैसे नहीं करता जमा, पोस्ट ऑफिस पैसे जमा करता है तो लोन नहीं देता। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कमर्शियल बैंक के बेटा 2 ये काम होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमने बात करी थी वहां पे कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, वो हम समझेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है। उसने बोला पहले तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कब बोलोगे। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो फाइनेंस का काम कर रहा है, ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन उसको हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कब बोलेंगे। उसने बोला आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो फाइनेंस का काम कर रही है, उसको आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तब बोलोगे अगर वो 2 काम कर रही है। एक तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दोनों काम कर रहा है, ये दोनों, तो भाई वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई भी, जैसे कि इसने 2 एग्जांपल दिए,
एक दिया LIC का और एक दिया पोस्ट ऑफिस का। ये दो एग्जांपल दिए। LIC क्या करता है, कह रहा है LIC लोन तो देता है लेकिन भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, लोन देता है तो डिपॉजिट नहीं लेता। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लेता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लेता है तो लोन नहीं देता। मतलब ये दोनों जो है लोन नहीं देता, ये दोनों जो है दोनों में से एक काम कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जितने भी बैंक होते हैं जैसे कि मान लो HDFC है, ठीक है, देना लेना, ये सारे बैंक हैं, ठीक है, देना लेना, PNB, ये सब बैंक हैं। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी फाइनेंशियल है, ये भी है। लेकिन इन दोनों को हम बैंकिंग नहीं कह सकते। इन दोनों को बैंकिंग क्यों नहीं कह सकते? इन दोनों को हम बैंकिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बैंक के जो दो मेन फंक्शन होते हैं, लोन देना और डिपॉजिट जमा करना, LIC और पोस्ट ऑफिस दोनों काम नहीं करते। LIC केवल लोन देता है, डिपॉजिट नहीं लेता। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लेता है तो लोन नहीं लेता। इस वजह से ये फाइनेंशियल तो है लेकिन ये बैंकिंग नहीं है। अब जैसे मान लो कोई बैंक ले लेते हैं, HDFC, PNB, देना लेना, कोई भी, भाई डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी कहलाएंगे। तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होता है बेटा। केवल उसको हम बोलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हम बात करें, LIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट ऑफिस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, PNB एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, HDFC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देना बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब जितने भी बैंक होते हैं सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि फाइनेंस का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है भाई ये दोनों जो है ना ये सारे फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल तो हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये बेटा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन जो ये वाले तीनों हैं और जितने भी बैंक हैं ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं, ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करते हाँ, हैं। मतलब हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता, लेकिन सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। हाँ, ये लाइन ध्यान रखनी है कि भाई ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट अ बैंकिंग सिस्टम, नॉट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, के भाई ये वाले जो है ये बैंकिंग नहीं है क्योंकि ये तो परफॉर्म ही नहीं करते दोनों फंक्शन। लेकिन जो बैंकिंग है, तो भाई जो बैंकिंग है वो तो फाइनेंशियल तो हो गई ना। फाइनेंशियल तो सभी होते हैं, चाहे दोनों दो काम करें चाहे एक काम करें, फाइनेंशियल तो सभी होते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बारी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कमर्शियल बैंक। क्या होता है कमर्शियल? कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से कमर्शियल बैंक क्या करता है, जनता से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जनता से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, उसको एज अ लोन दे देता है। वो जो है कमर्शियल बैंक है जी, ठीक है। और इसके दो काम होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये चारों अकाउंट आपको पता होने चाहिए, एंड एडवांसिंग लोन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये होता है कि जितनी भी कमर्शियल बैंकों के पास जितनी भी डिपॉजिट आ रही है उनको अपनी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंट RBI के पास जमा कराना होता है, उसको जो है कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। अब ये कैसे मनी क्रिएशन करता है, कैसे क्या करता है, ये आपको जरा समझना है, ठीक है। अभी तो जो है बेटा, अभी तो जो है क्या कहते हैं, कोई एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं आना, तो इस प्रोसेस को समझने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए बस आप। इनिशियल डिपॉजिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में LRR, ठीक है। ये इनिशियल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है, या एक मनी मल्टीप्लाई। आपको यहाँ पे रुकिए, मैं एक चीज आपको जो जिस पे क्वेश्चन आना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन आएगा, द बाय चेंजिंग CRR सेंट्रल बैंक कंट्रोल, यहाँ पे जो है यहाँ पे वो चीज फंड कस्टमर थ्रू नहीं,
यहाँ को नहीं है। इसको समझना अभी हमारे लिए बेकार है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई सब्जेक्टिव पेपर तो आना नहीं है, अभी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर आना है। तो इसका जो क्वेश्चन क्या बनता है, इसका क्वेश्चन क्या बनता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 में LRR, ठीक है, या CRR लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। तो एक नंबर का ही क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। आपको क्या ध्यान रखना है, मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है, मनी मल्टीप्लायर आपको जो है ये बताता है, मनी मल्टीप्लायर आपको ये बताता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट आ रही है, उस डिपॉजिट के कितने गुना उसने उसने मनी क्रिएशन की है। और आपको ये ध्यान रखना है, मनी मल्टीप्लायर और LRR या CRR, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे जो है इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। मतलब क्या हुआ, अगर जितनी ज्यादा वैल्यू LRR की होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू LRR की होगी, उतना मनी क्रिएशन कम होगी, और जितनी LRR की वैल्यू कम होगी, उतना मनी क्रिएशन ज्यादा होगी। बस ये क्वेश्चन एक नंबर में आएगा, इसमें से अभी ये क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन मनी कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक, इसमें आपको सिर्फ मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 में LRR, और अगर LRR ना दिखे CRR दिख जाए तो वही लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। LRR की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मनी क्रिएशन उतना कम होगा। LRR की वैल्यू जितनी कम होगी, मनी क्रिएशन उतना ज्यादा होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो, LRR की वैल्यू जितनी ज्यादा है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम। LRR की वैल्यू जितनी कम होगी, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। तो अभी जो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है वो जो है इसी के ऊपर बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टेबल वगैरह भी हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्टिव में आती है। अभी ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन जो है हमको नहीं पढ़ना है। ये हो गया आपका कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग। कमर्शियल बैंक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके अंदर आपको ज्यादा खास कुछ नहीं पढ़ना। बाकी अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक की, तो इसको सेंट्रल बैंक को हम अच्छे से पढ़ेंगे सुबह वाली क्लास के अंदर, ठीक है, जिसमें सेंट्रल बैंक वगैरह क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम ये पढ़ रहे थे, मनी के टाइप पढ़ रहे थे। मनी के टाइप के अंदर एक मनी तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक मनी आपको ध्यान रखनी है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, ये ध्यान रखना है। हाई पावर्ड मनी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच इज इक्वल टू C+R, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला होता है। हाई पावर्ड मनी के अंदर आपको ध्यान रखना है, हाई पावर्ड मनी जो होती है वो होती है टोटल लाइबिलिटी ऑफ RBI, ये ध्यान रखिएगा बस। RBI की जो टोटल लाइबिलिटी होती है वो जो है हाई पावर्ड मनी कहलाती है। C का मतलब होता है पब्लिक के पास जितना पैसा है वो, और R का मतलब होता है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट, इन दोनों का पैसा जो RBI के पास जमा है वो होता है R। तो हाई पावर्ड मनी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू C+R। एक नंबर में पूछा जा सकता है हाई पावर्ड मनी क्या होती है, टोटल लाइबिलिटी ऑफ RBI, और इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू C+R। एक तो ये ध्यान रखना है मनी के टाइप के अंदर, और एक आपको ये ध्यान रखना है बेटा, एक मनी होती है, एक मनी होती है, इसको कहते हैं लीगल लीगल टेंडर मनी। ये क्या होती है, लीगल टेंडर मनी। तो जैसे वो जो हमने फिएट पढ़ी थी ना, फिएट, तो वो लीगल टेंडर मनी ही है, ठीक है। फिएट मनी कह सकते हो या लीगल टेंडर मनी कह सकते हो। वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे रनिंग में लाई जाती है, जिसको सरकार ने बोल दिया ये मनी है, ये इसको आप एज अ लीगली मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो, तो वो लीगल टेंडर मनी या फिएट मनी कहलाती है बेटा। अगर जैसे सरकार ने बोल दिया कि भाई और बहनों आज रात से 500 हजार के नोट बंद, तो वो फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और ये जो लीगल टेंडर मनी होती है ये ना दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है लिमिटेड लीगल
लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये दोनों क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का ये मतलब होता है, जैसे मान लो आपको किसी को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है, और उसमें जो करेंसी है उसकी वैल्यू फिक्स कर रखी है कि ये इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, और मान लो आपको बैंक को पेमेंट करनी है और आपके पास जो है, आपके पास मान लो 1-1 रुपए के कॉइन है, ठीक है, तो बैंक ये कह रहा है कि भाई मैं जो है ना, अगर मान लो आपके पास 1-1 रुपए के कॉइन है, तो बैंक ये कह रहा है भाई मैं ज्यादा से ज्यादा हद से हद तक 1,000 रुपए तक के कॉइन एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो उसको बोलेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। मतलब जहाँ पे जो मनी है उसकी एक लिमिट फिक्स है कि इतनी एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं, वो होती है लिमिटेड लीगल टेंडर। और जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे मान लो आपको, आप मान लो 5 रुपए 10 रुपए के नोट में पेमेंट कर रहे हो, तो उसको बेटा बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप चाहे कितने भी दो। बैंक ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं ले रहा भाई, ये मेरे को तो तू 500 या 2,000 का नोट ला के दे तो मैं लूंगा। आप जो जितनी भी क्वांटिटी में एक्सेप्टेबल है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, जिसको लेने वाला बंदा मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, और जिसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी फिक्स है कि इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बेटा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई जितनी भी मनी इशू करता है वो सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। क्योंकि आरबीआई 2 रुपए के नोट से लेके 2,000 रुपए तक का नोट इशू करता है, तो नोट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सिक्के सिक्के और 1 रुपए का नोट इशू करती है, तो सिक्के में बेटा बाउंडेशन होती है कुछ कुछ सिक्कों में कि इतनी लिमिट तक एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए सरकार जितनी भी करेंसी को इशू करती है वो आपकी लिमिटेड लीगल टेंडर का एग्जाम्पल कहलाती है। तो ये 3 मनी आपको अलग से ध्यान रखनी है, हाई पावर्ड मनी, लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और जो फिएट मनी है वो लीगल टेंडर मनी का ही एग्जाम्पल है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा मनी, पूरा का पूरा कमर्शियल बैंक। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1 में LRR, इनवर्स रिलेशनशिप होता है LRR और मनी मल्टीप्लायर के बीच में। हाइयर द वैल्यू ऑफ LRR, लोअर मनी क्रिएशन या लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ LRR, हाइयर द वैल्यू ऑफ मनी क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर के उसमें आता है ये। अभी ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, ये जो है हम सेंट्रल बैंक, ये हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस कर लेंगे।